नमस्कार मित्रों, आज तारीख है 18 मार्च 2012 रविवार। ये वीडियो है डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप के कंपैरिजन पे, या तो डेमोक्रेसी वर्सेस स्ट्रॉन्ग लीडर। जो देश की अनेक समस्याएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है कि मल्टीनेशनल कंपनियों का भारत के पॉलिटिक्स पर बढ़ता हुआ प्रभाव, सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं पर पॉलिटिक्स पर, कि जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो पीएम को डरा धमका के बोलती है कि ये कानून पास कराओ, ये कानून पास कराओ, तो वो पॉलिसी डोमिनेशन हुआ। वो पहली समस्या है, मल्टीनेशनल कंपनियों का बढ़ता हुआ पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पे प्रभाव। दूसरी समस्या मिशनरियों की, उसके बाद गरीबी, फिर इतनी बड़ी समस्या गरीबी जितनी कि भारत में हथियार बनाने की फैक्ट्रियां नहीं है, और जो थोड़ी बहुत है वो ख़त्म हो रही है। हमारे अधिकतर हथियार इंपोर्टेड है, यानी जिस दिन युद्ध शुरू होगा उस दिन जो देश हमें हथियार भेज रहा है वो स्पेयर पार्ट की कॉस्ट 10 गुनी 100 गुनी कर सकता है। इतना ही नहीं, यदि वो हथियार जो भेज रहा है, जैसे फ्रांस के प्लेन आएंगे तो उसमें फ्रांस है वो किल स्विच रख के भेजेगा। आप गूगल करना किल स्विच, और दूसरा करना हार्डवेयर ट्रोजन, और एक और गूगल करना जो स्पेसिफिक एग्जांपल, यदि आपको किल स्विच या हार्डवेयर ट्रोजन का चाहिए तो सीरिया रडार किल स्विच, और दूसरा गूगल करना सीरिया रडार हार्डवेयर ट्रोजन। तो उसमें जिस कंपनी ने सीरिया को रडार दिया था वो रडार बहुत अच्छा था कि मक्खी भी डिटेक्ट कर लेता था, प्लेन तो छोड़ो। पर जिस दिन इजराइल के प्लेन आए उस दिन उस रडार ने आधे घंटे तक काम नहीं किया। यानी इजराइल के प्लेन आए, बम फेंके, सीरिया का काफ़ी सारा एस्टेब्लिशमेंट, स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट नष्ट कर दिया और वापस चले गए, तब तक उस रडार ने प्लेन को डिटेक्ट नहीं किया। तो उसमें ये प्रूव हो चुका है कि सीरिया का जो रडार था उसके अंदर ट्रोजन था, और वो ट्रोजन के द्वारा इजराइल ने जब वो ट्रोजन एक्टिवेट किया, मतलब जिस देश ने, जिस कंपनी ने ये रडार बनाया था उसने पैसा लेके इजराइल के एयरफोर्स को इन्फॉर्मेशन दे दी कि इस तरह का ट्रोजन हमने रखा है, और इजराइल ने बोला कि चलो आधे घंटे के लिए ट्रोजन एक्टिवेट कर दो ताकि वो रडार डिसेबल हो जाए, काम करना बंद कर दे, और इजराइल के प्लेन के तोड़फोड़ करके आ गए। तो इसी तरह से जो हम विदेशों से हथियार खरीद रहे हैं, प्लेन खरीद रहे हैं, मिसाइल खरीद रहे हैं, तो वो हथियार बेचने वाली जो विदेशी कंपनियां हैं वो सब में किल स्विच या हार्डवेयर ट्रोजन रख के हमें बेचेगी। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। और बाकी तो समस्या कि शिक्षण का स्तर दिन ब दिन गिर रहा है। आईआईटी जेईई ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि आईआईटी जेईई की वजह से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का विज्ञान और गणित का स्तर सुधर रहा था, और 10th का बोर्ड ख़त्म कर दिया ताकि विज्ञान और गणित का स्तर और गिर जाए। तो इस तरह से फिर पुलिस का भ्रष्टाचार है, और जो डेट बढ़ रहा है, देखने के लिए गरीबी वास्तव में कम हो रही है अभी फिलहाल, पर वो कैसे कि कर्ज बढ़ रहा है, बड़े पैमाने पे नोट छापे जा रहे हैं, और सरकार जो देश की जमीन है, माइंस है, वो विदेशों के बेची जा रही है और उससे पैसा आ रहा है। तो वो जो पैसा आ रहा है वो थोड़े टाइम के लिए गरीबी कम करता है। वो इस तरह की बात है कि एसेट बेच के इनकम आ रही है, पर वो रियल इनकम नहीं हुई। इनकम कब हुई कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग करके गुड्स बेच के पैसा कमाते हो। यदि कैपिटल एसेट बेच के, कैपिटल एसेट यानी माइन है, जमीन है, कैपिटल एसेट बेच के जो पैसा आता है वो एक दिन आना बंद हो जाएगा, क्योंकि एक दिन जब सारे कैपिटल एसेट बिक जाएंगे तब क्या बेचोगे। तो ये देश की समस्याएं हैं। तो जो लोग समस्याओं से चिंतित है वो अक्सर सोचते हैं, वो इसके उपायों के बारे में जब सोचते हैं तो दो प्रकार के उपाय सामने आते हैं। एक तो जो उपाय दीक्षित जी ने बताया था, राजीव दीक्षित जी ने, राइट टू रिकॉल, और जिस उपाय पे हम काम कर रहे हैं कि भाई देश में ऐसे कानून गैजेट में छपवाना। ये गैजेट है जिसके ऊपर पूरी सरकार छपती है। दीक्षित जी का भी यही मत था कि राइट टू रिकॉल के कानून गैजेट में छपवाने चाहिए। दूसरे कानून जो हम प्रपोज कर रहे हैं, एमआरसीएम, ज्यूरी सिस्टम, और राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज, राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर, राइट टू रिकॉल सीएम, राइट टू रिकॉल एमपी एमएलए, राइट टू रिकॉल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर, वेल्थ टैक्स, और इन सब कानूनों से सेना
मजबूत की जाए, गरीबी कम की जाए और ये सारे मल्टीनेशनल कंपनियों का प्रभाव कम हो सकता है। तो ये एक डेमोक्रेटिक अप्रोच है, राइट टू रिकॉल वाला, ज्यूरी सिस्टम वाला, वो एक डेमोक्रेटिक अप्रोच हुआ। दूसरा, कुछ लोग हैं वो एक शॉर्टकट देते हैं कि भाई ये सब क्या, राइट टू रिकॉल का पूरा पेज गैजेट में छपवाना और एमआरसीएम के 4 पेज गैजेट में छपवाने और ज्यूरी सिस्टम के 20 पेज गैजेट में छपवाने, ये क्या 300-400 पेज गैजेट में छपवाना और इतना सारा लोगों को समझाना, कार्यकर्ताओं को समझाना कि ये कानून क्या है, कानून कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके बजाय एक आसान सा तरीका लेते हैं कि कोई एक अच्छा आदमी है, उस अच्छे आदमी को पीएम बना देते हैं या तो उससे भी अच्छा डिक्टेटर बनाते हैं देश का, और वो अच्छा आदमी टॉप पे आ जाएगा तो सारे प्रॉब्लम एक के बाद एक सॉल्व हो जाएंगे। पॉलिटिकल विल होगा उस आदमी में नॉन करप्ट होगा, किसी से डरेगा नहीं, किसी से दबेगा नहीं। तो ऐसे एक आदमी को रख देते हैं टॉप पोजीशन पे और उस आदमी को मान्यता या पावर भी दे देते हैं कि वो किसी को भी जेल में बंद कर सके, कभी भी किसी को भी जेल में, ताकि उसका कोई जो भी आदमी उसका विरोध करता हो या उसकी नीति का विरोध करता हो उसको वहीं पे जेल में बंद कर दिया जाए। तो वो उससे ये सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे, देश का विकास भी हो जाएगा, मल्टीनेशनल कंपनियों का प्रभाव खत्म हो जाएगा, मिशनरियों का प्रभाव खत्म हो जाएगा, देश में हथियार बनाने की फैक्ट्रियाँ आ जाएगी, साइंस में एजुकेशन सुधर जाएगा। ये सारे काम बस एक अच्छे आदमी को टॉप पे बिठाने से हो जाएंगे। तो ये एक डिक्टेटोरियल अप्रोच हुआ, या तो स्ट्रॉन्ग लीडर अप्रोच, डिक्टेटोरियल नहीं तो स्ट्रॉन्ग लीडर अप्रोच, कि एक अच्छे आदमी को स्ट्रॉन्ग लीडर बना देते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग लीडर कौन होना चाहिए, तो वो तो जो भी जिसका भक्त हो, जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो वो नरेंद्र मोदी के भक्त है कि भाई नरेंद्र मोदी को पीएम बना दो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कुछ लोग हैं वो नीतीश कुमार के भक्त है। मुझे कुछ मायावती के भी भक्त मिले कि भाई मायावती को प्रधानमंत्री बना दो, तो स्ट्रॉन्ग लीडर है, इतने सारे यूपी में गुंडों के उसने एनकाउंटर करा दिए, यदि पीएम बना दो तो देश के कोने कोने से एक एक गुंडे हैं उनको एनकाउंटर करा के वो ख़त्म कर देगी और अपने आप देश में गुंडागर्दी कम हो जाएगी, तो विकास आ जाएगा। कुछ लोग, आप फेसबुक पे जाओगे तो आपको और भी पेज मिलेंगे, सुब्रमण्यम स्वामी फॉर प्राइम मिनिस्टर, फिर अन्ना हजारे फॉर प्राइम मिनिस्टर, या तो प्रेसिडेंट, जो भी है। तो इस तरह से वो मान्यता है कि स्ट्रॉन्ग लीडर को, एक अच्छे व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग लीडर बना दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, डिक्टेटर बना दो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 301.pdf ये मेरा रेफरेंस मटेरियल है, rahulmehta.com/301.htm, मैं रिपीट करूंगा, rahulmehta.com/301.htm। उसमें मैंने एक चैप्टर लिखा है डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी के ऊपर। मैं उस चैप्टर का समरी यहाँ पे दूंगा कि वो रास्ता, स्ट्रॉन्ग लीडर वाला रास्ता क्यों गलत साबित हो चुका है 20 बार इतिहास में, और क्यों वर्तमान हिंदुस्तान में भी वो गलत साबित होगा। तो पहले मैं एक उदाहरण से शुरू करूंगा कि मान लो मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, 50 लाख आबादी है, और अहमदाबाद में कुछ 50,000 छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, किराना के स्टोर से लेके बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक, 50,000 जितने इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर, फैक्ट्री ओनर हैं। कुछ एक की इनकम होगी साल की 2-3 लाख, और कुछ की इनकम होगी साल की 100-200 करोड़ से ऊपर, अलग अलग लेवल के इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन, ट्रेडर है। मान लो एक बड़ी कंपनी आती है, सुपर कॉरपोरेशन, और वो सबके बिजनेस टेक ओवर कर लेती है और सबको एम्प्लॉय बना देती है, कि किराना का स्टोर वाला भी उसका एम्प्लॉय और जो 100 करोड़ की फैक्ट्री वाला था वो भी उसका एम्प्लॉय, सबको उसने एम्प्लॉय बना दिया। और सबको उसने बोला कि भाई जो तुम्हारी तनख्वाह बिजनेस में थी वही तनख्वाह चालू रहेगी, और तुम्हारा ग्रोथ और प्रमोशन भी उसी तरह से होगा जैसे पहले होने की संभावना थी। मतलब तुम यदि अच्छा काम करोगे तो तुम्हारी तनख्वाह 3 लाख है, 3 लाख का 10 लाख हो जाएगी, 20 लाख हो जाएगी। काम ठीक से नहीं करोगे तो 3 लाख की आधी हो जाएगी। मतलब जिस तरह से बिजनेस में उतार चढ़ाव आ सकते हैं उसी तरह से तुम्हारी नौकरी में उतार चढ़ाव आएंगे। तो उस सुपर कंपनी ने सबको अपना एम्प्लॉय बना दिया, और जो एम्प्लॉय है उनको ग्रोथ या इंसेंटिव या जो भी है वो भी कायम रखा। तो अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा
कि जो आदमी पहले इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन था, अब वो एम्प्लॉय बन गया, तो कस्टमर के प्रति, जो उसके ग्राहक है, उसके प्रति उसका जो अप्रोच है वो गिरेगा या सुधरेगा। यानी किराना के स्टोर का दुकान का मालिक है, वो अपने कस्टमर को जितनी प्रॉम्प्टनेस, जितनी प्रॉम्प्टली वो ट्रीट करता है, गैस करने की कोशिश करता है कि उसको क्या माल देना, क्या माल नहीं देना वगैरह। या तो कोई फैक्ट्री का ओनर है, खुद की फैक्ट्री, और वो सोचता है कि भाई कैसे उत्पादन करना, तो उसकी क्रिएटिविटी, उसकी प्रॉम्प्टनेस और उसकी अलर्टनेस और उसके हार्डवर्क, जब वो एम्प्लॉय बन जाएगा तो बढ़ेगा या कम होगा? तो एक सादा नियम है कि ये कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि अब जो एम्प्लॉय बनाया है वो सोचेगा कि भाई मुझे बॉस की खातिरदारी करनी है, मुझे बॉस की नज़र में हीरो बनना है, बॉस की नज़र में सुपर हीरो बनना है। कस्टमर अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं कस्टमर को मैंने खुश भी किया, लेकिन यदि बॉस इंप्रेस नहीं हुआ तो फायदा क्या मेरे काम का, या तो मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो ऐसी जो बड़ी कंपनियों में हम देखते हैं कि जो आदमी बॉस को खुश रखते हैं, या तो गवर्नमेंट में हम देखते हैं या तो पॉलिटिकल पार्टी में देखते हैं कि जो आदमी बॉस को खुश रखता है उसको जल्दी प्रमोशन मिलता है, फिर भले वो ग्रास रूट लेवल पे काम करे या ना करे। और जबकि वो इंडिपेंडेंट होता है, जब उसे अपने कस्टमर को ट्रीट करना होता है तो वो ज़्यादा प्रॉम्प्ट होता है, ज़्यादा अलर्ट होता है, और उससे भी ज़्यादा वो अपनी ज़्यादा क्रिएटिव होता है। तो यही बात आती है डिक्टेटरशिप विद डेमोक्रेसी में, कि मैंने जो मॉडल प्रपोज किया है उसमें क्या, किस तरह से है कि राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट जज, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, राइट टू रिकॉल रिजर्व बैंक गवर्नर, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज, पीएमसीएम, सब पे। यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, लोग उसको निकालेंगे या लोग उसे कायम रखेंगे। यदि वो स्कूल ठीक से चला रहा है तो लोग उसको रखेंगे, यदि उसकी स्कूल की क्वालिटी में गिरावट हो रही है और बाजू के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की स्कूल बराबर चल रही है, लोग उसको निकाल के बाजू वाले को डबल चार्ज दे देंगे। तो हर एक ऑफिसर है वो खुद देखता है कि भाई बॉस न उसका ज्यादा बिगाड़ पाएगा न उसको बचा पाएगा। यदि लोगों ने उसको निकाल दिया तो बॉस बचा नहीं पाएगा, यदि लोग उसकी सर्विस से खुश है तो बॉस उसका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यानी हर एक ऑफिसर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का नोडल ऑफिसर जिसे बोलते हैं, वो अपने नागरिकों के, उसके डिपार्टमेंट के अंदर जितनी जितनी सर्विसेज आती है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, क्रिएटिविटी से दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि यदि मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की तरह मेरा काम अच्छा है तो मुझे 2 जिलों का डीओ बनने मिलेगा, 4 जिलों का डीओ बनने मिलेगा, कल मुझे स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर बनने को मिलेगा, उसके बाद मुझे नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर बनने का मौका मिलेगा। तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशन इंप्रूव करने की सोचेगा, न कि बॉस को खुश रखने की। यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर है वो लोगों की ओर देखेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग लीडर अप्रोच यदि लो कि एक अच्छे आदमी को ऊपर पे बिठा दिया और वो अब तय करेगा कि कौन डीओ बनेगा, किस डीओ का प्रमोशन होगा, किस डीओ की ट्रांसफर होगी, किस डीओ की ट्रांसफर नहीं होगी, तो सारे डीओ है वो 180 डिग्री टर्न ले लेंगे कि अब वो लोगों की ओर देखना बंद करेंगे और वो नेता को खुश रखने का प्रयत्न करेंगे। तो इससे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में दिन ब दिन गिरावट आती जाएगी। दुनिया में जितनी भी डिक्टेटरशिप आई या स्ट्रॉन्ग लीडर कंसेप्ट आया, फिर भले वो डिक्टेटरशिप ना हो, जैसे इंदिरा गांधी, देवी इंदिरा अम्मा, वो 2-2.5 साल के लिए डिक्टेटर थी, इमरजेंसी का जो टाइम था 1975 से लेके 77, पर उसके सिवा वो डिक्टेटर नहीं रही। लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग लीडर कंसेप्ट था कि कोई उसके सामने कुछ बोल नहीं सकता, कोई उसके सामने बोलेगा सीधा उसको कांग्रेस से निकाल देंगे। तो उसमें एक साइकोफेंसी का एटमॉस्फेयर हो गया कि सब वही बात करेंगे कि जो देवी इंदिरा अम्मा को खुश लगे, अच्छी लगेगी, और उसके इच्छा के विरुद्ध कुछ काम नहीं करेंगे। तो इससे कांग्रेस में अंदरूनी गिरावट आनी शुरू हो गई थी 1969 से ही। अब इसी तरह से स्टालिन के रशिया में हुआ। कुछ कुछ डिक्टेटर को जो सफलता दी जाती है वो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया डिटेल में। हिटलर है, उसको काफी सफलता मिली, पर एक पॉइंट के बाद वो सफलता 10 साल की थी, यानी उसको लॉन्ग अप्रोक्सीमेशन नहीं बोल सकते। दूसरा, उसने जो गलत नीतियां ली उसका विरोध कोई नहीं कर पाया डिक्टेटरशिप की वजह से। उसने गलत नीति क्या ली कि वो बड़े पैमाने पे कत्लेआम करता था, तो उसकी वजह से जो लोग न्यूट्रल थे, जो कि उसके दुश्मन नहीं थे, वो भी दुश्मनों से जाकर मिल गए। जैसे जर्मनी की सेना जब पोलैंड में गई
तो आम नागरिकों की उसने बड़े पैमाने पे कत्लेआम शुरू कर दी जो बिल्कुल जरूरी नहीं थी। बड़े पैमाने पे आम यहूदियों की कत्लेआम शुरू कर दी जो कि जरूरी नहीं थी। तो इससे जो पोलिश या तो रशियन या तो जूइश जो आम पॉपुलेशन थी, जो कि अक्सर न्यूट्रल रहना पसंद करती है कि यदि कोई दूसरा देश का शासक आ गया, यदि वो दमन नहीं कर रहा, यदि वो कत्लेआम नहीं कर रहा, तो उसके सामने जाके लड़ो मत, उसको समर्थन देंगे ऐसा नहीं है, पर कम से कम लड़ने की कोशिश नहीं करते। तो उसने जब यहूदियों की बड़े पैमाने पे कत्लेआम शुरू की, जो कि गलत डिसीजन था, तो काफ़ी उसके जनरलों ने ये कन्विंस करने की कोशिश की कि ये कत्लेआम नहीं करनी चाहिए। तो उसने बोला कि इससे हमारा क्या नुकसान होने वाला है, और डिक्टेटरशिप का एटमॉस्फेयर था, यानी किसी ने ज़्यादा परस्यू करने की हिम्मत ही नहीं की। तो हुआ क्या कि दुनिया भर के यहूदी हिटलर के खिलाफ हो गए, वो अमेरिका गए, उन्होंने अपना पूरा पैसा और दिमाग लगा दिया बेहतरीन से बेहतरीन हथियारों का उत्पादन करने के लिए। अमेरिका की सेना और इंग्लैंड की सेना इतनी मजबूत हो गई कि अंत में जर्मनी की सेना हार गई, और उन्होंने रशिया को भी बहुत मदद की, हथियार बनाने में मदद की, हथियार बनाने की सामग्रियां भेजी, और उसकी वजह से रशिया की सेना भी मजबूत हो गई और जर्मनी की सेना हार गई। तो ये क्यों होता है कि जब आदमी स्ट्रांग लीडर का कंसेप्ट आता है तो जो नीचे के अधिकारी है वो लीडर को अपोज करना बंद कर देते हैं कि भाई वही बात करो जो लीडर को अच्छी लगती है, और वो जो भी बात लीडर को अच्छी नहीं लगेगी उस बात को बोलो भी मत। तो अब वापस मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे बात आता हूं कि जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा एक स्ट्रांग लीडर कंसेप्ट पे चलेगा कि एक अच्छे आदमी को ऊपर रख दिया, अब वही सारा डिसीजन लेगा कि एजुकेशन ऑफिसर कौन बनेगा, पुलिस कमिश्नर कौन बनेगा, हेल्थ ऑफिसर कौन बनेगा, तो उसमें सबसे बड़े प्रॉब्लम क्या आती है, जो भी ये प्रशंसक है, नेताओं के प्रशंसक है या महान व्यक्तियों के प्रशंसक है, मैं उनसे एक सवाल साफ साफ पूछता हूँ कि आप बोलते हो आपका नेता 100% ईमानदार है, चलो मान लिया, आपका नेता बहुत बहादुर है, किसी से दबने नहीं मिला, वो भी मान लिया। अब ये बताओ कि आपके नेता के दिन में कितने घंटे हैं? आपके नेता के दिन में 48 घंटे हैं, 100 घंटे हैं, 200 घंटे हैं, या उसके दिन में भी 24 घंटे हैं। अब इतना तो आप मानोगे ना कि आपका नेता कितना भी सुपरमैन हो, उसके दिन में 24 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जब उसके दिन में 24 घंटे ही है तो क्या होता है कि 24 घंटे में तो देश के अंदर 700 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, 700 पुलिस कमिश्नर, कुल मिला के 15-20 हज़ार 25 हज़ार नोडल ऑफिसर होते हैं कलेक्टर लेवल के, डेप्यूटी कलेक्टर लेवल के। तो सबको तो वो सुपरवाइज नहीं कर सकता, तो वो अब डेलीगेट करेगा, वो काम डेलीगेट करना शुरू करेगा। यहीं पे दिक्कत शुरू हो जाती है कि जिस आदमी को उसने काम डेलीगेट किया वो क्या सोचेगा कि भाई कल मान लो उसने एजुकेशन डिपार्टमेंट किसी को डेलीगेट कर दिया, तो जिस आदमी के पास एजुकेशन डिपार्टमेंट किया वो सोचेगा कि यदि एजुकेशन का डिपार्टमेंट में अच्छी तरह चलाता हूं तो इज्जत, शोहरत, क्रेडिट किसको मिलेगी? सुपर लीडर को। मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, मेरा तो कहीं नाम भी नहीं आएगा इतना बड़ा। तो उसका जो इंसेंटिव है वो क्या, जीरो हो गया। जो क्रेडिट मिलेगी वो लीडर को मिलेगी, और बुरा काम होता है तो भी दोष किसको जाएगा? लीडर को जाएगा। मुझे क्या फर्क पड़ता है काम अच्छा हो या ना हो। और एक लेवल का डेलीगेशन हो तो सुपरविजन हो सकता है, लेकिन जब पूरे देश को चलाना है, पूरे देश में कुछ 40-50 लाख क्लर्क लेवल के अफसर से लेके पटवारी, क्लर्क, तहसीलदार है, तो 3-4 लेवल का डेलीगेशन होता है। तो जब 3-4 लेवल का डेलीगेशन हो और क्रेडिट सिर्फ टॉप आदमी को मिलने वाली हो, कंट्रोल सारा टॉप आदमी के हो, तो जैसे जैसे नीचे जाओगे मोटिवेशन खत्म होता जाता है। तो फिर लीडर के पास क्या ऑप्शन रहता है कि भाई सारा काम प्राइवेट कंपनियों को सौंप दो, क्योंकि गवर्नमेंट तो चल नहीं रही। जैसे जितने भी स्ट्रांग लीडर कंसेप्ट वाले देखो, तो वहां सरकारी स्कूलों का हाल देख लो क्या है। कोई भी स्ट्रांग लीडर का स्टेट ले लो या दुनिया का कोई भी स्ट्रांग लीडर का कंसेप्ट ले लो, वहां आप देखोगे कि एक टाइम के बाद सरकारी स्कूलों का स्तर दिन ब दिन गिरता जाता है। दुनिया का कोई भी स्ट्रांग लीडर ले लो, वो पब्लिक सेक्टर यूनिट, पीएसयू यानी स्टील बनाने का कारखाना हो या गाड़ी बनाने का कारखाना, वो कारखाना नहीं चला पाते। क्यों नहीं चला पाते? क्योंकि सब कुछ, सारा पावर सेंट्रलाइज कर दिया। यानी नीचे जो आदमी वो सोचेगा कि मैं इनोवेशन करूंगा तो मेरे हाथ में थोड़ा पैसा आएगा या मुझे थोड़ी क्रेडिट मिलेगी, क्रेडिट ऊपर वाले को मिलेगी। उसके ऊपर वाला सोचता है कि इनोवेशन हुआ तो मुझे क्या क्रेडिट मिलेगी, मुझे क्या पैसा मिलेगा, क्रेडिट तो मेरे ऊपर वाला ले जाएगा। तो फाइनली हर एक आदमी का इनोवेशन में, इंप्रूवमेंट में और हार्डवर्क में इनिशिएटिव खत्म हो जाता है। इसलिए वो जितना हो सके उतना फिर प्राइवेटाइजेशन पे बात चली जाती है। फिर एक पॉइंट के बाद आती है प्राइवेटाइजेशन से भी आगे कि भाई विदेशी कंपनियों को सौंप दो, और विदेशी कंपनियों को सौंपने के बाद एक दूसरी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनी आती है
वो एक पॉइंट के बाद जब उनका डोमिनेशन बढ़ जाता है, वो एस्टेब्लिश हो जाती है, उसके बाद वो कन्वर्जन के पैंतरे शुरू कर देती है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी का भी रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी बड़े पैमाने पे कन्वर्जन करने की कोशिश की थी, सफल रही असफल रही वो दूसरी बात है। दूसरा बड़ा एग्जांपल आपको देखना हो तो साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया में जो पार्क चंग ही करके स्ट्रॉन्ग लीडर आया था, डिक्टेटर था पार्क चंग ही, वो लोकल इकोनॉमी डेवलप करने में असफल रहा। डिक्टेटरशिप में कभी लोकल इकोनॉमी डेवलप नहीं होती, क्यों नहीं होती मैं आपको बाद में बताऊंगा। यदि लोकल इंडस्ट्री डेवलप करनी हो तो एक ही तरीका सफल हुआ है पूरी दुनिया में, वो है ज्यूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल, और इस तरह का एक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि ज्यूरी के ऊपर चलता है, डेमोक्रेटिक है और उसमें राइट टू रिकॉल भी है अलग अलग लेवल पे, एक या दूसरे तरह से। राइट टू रिकॉल डायरेक्ट हो या वाया ज्यूरी सिस्टम हो, वो दूसरी बात हुई। तो फिर पार्क चंग ही ने 1960 में, आप गूगल करना पार्क चंग ही साउथ कोरिया, तो उसने बड़े पैमाने पे विदेशी कंपनियों को लाना शुरू किया देश के अंदर। तो विदेशी कंपनी आई तो उसकी वजह से उन्होंने उद्योग डाले और उसकी वजह से गरीबी कम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, थोड़ी बहुत समृद्धि आ गई। लेकिन 1980 के बाद विदेशी कंपनियों ने बड़े पैमाने पे कन्वर्जन करने शुरू किए। उसकी परिस्थिति क्या हुई कि 1960 में साउथ कोरिया में क्रिश्चियनिटी थी 5%, आज कितनी है 40%। और ये नतीजा होता है स्ट्रॉन्ग लीडर कंसेप्ट का, कि स्ट्रॉन्ग लीडर है वो लोकल इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पाता, इसलिए पूरा मल्टीनेशनल कंपनियों के पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो इंडिया में आज के माहौल को देखो तो पहले तो स्ट्रॉन्ग लीडर कंसेप्ट में सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है कि आज के माहौल की बात करो तो जुडिशरी हमारी पूरी एमएनसी के हाथ में बिक चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट के जज हो, लोअर कोर्ट के जज नहीं बिके क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियों के पास इतना पैसा नहीं है कि 15,000 जजों तक पहुंच सके, नेटवर्क नहीं है, पैसा हो तो भी नेटवर्क नहीं है कि वो लोअर कोर्ट के 13-15,000 जज को खरीद सके। लेकिन अधिकतर सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के चीफ जज या तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के जज है, वो सब मल्टीनेशनल कंपनियों के एजेंट बन चुके हैं। दूसरा, आप इतना तो स्वीकार करोगे कि मीडिया, टीवी चैनल, खास करके अखबार नहीं तो टीवी चैनल और जो अंग्रेजी अखबार है वो सारे मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में है। तो प्रथम ग्रासे मक्षिका जो बोलते हैं कि खाना शुरू किया और पहले ही प्लेट में मक्खी आ गई। तो आप स्ट्रॉन्ग लीडर कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो क्या मीडिया की मदद के बिना कर पाओगे? अंत में यदि 100 करोड़ लोगों के बीच या 75 करोड़ वोटरों के बीच किसी व्यक्ति की इमेज खड़ी करनी है कि ये स्ट्रॉन्ग लीडर है, तो उसके लिए टीवी चैनल का सपोर्ट उसके बिना कर पाओगे? तो टीवी चैनल किसको सपोर्ट करेगी? अंग्रेजी अखबार किसको सपोर्ट करेंगे? उसी को सपोर्ट करेंगे जो मल्टीनेशनल कंपनियों को सपोर्ट करता हो। दूसरा, मान लो जुडिशरी एक नेता के खिलाफ हाथ धो के पीछे पड़ जाती है, तो 2 मिनट नहीं, मतलब महीने 2 महीने में उस नेता का पूरा कैरियर रफा दफा कर सकते हैं। कैसे? कि उसके राज्य में जितने भी विकास के कार्य चल रहे सब पे स्टे ऑर्डर डाल दो, यानी विकास का कार्य ठप हो गया। उसके जितने अच्छे या बुरे आदमी हैं सबके सामने केस डाल दो, या तो उनके सामने जो केस है, केस तो होते ही आजकल, हर एक आदमी अच्छा हो या बुरा हो, जो भी बड़ा आदमी हो उसके सामने 10, 20, 50, 100, 200 केस होते ही हैं। वो केस को थर्ड गियर में डाल दो और उसके जो विरोधी के केस है वो सारे गो में कर दो, या तो उसके विरोधी के गुंडे हैं सबको बेल दे दो, और उस स्ट्रॉन्ग लीडर के थोड़े बहुत हो या ना हो गुंडे, उन सबको जेल में बंद कर दो। तो इस तरह से जुडिशरी को यदि किसी भी नेता का कैरियर तबाह करना है तो उनके लिए बहुत मामूली काम है। तो वही आदमी स्ट्रॉन्ग लीडर बन के उभर पाएगा जिसको जुडिशरी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट है। इनडायरेक्ट सपोर्ट भी हो सकता है, जैसे दिखाने के लिए भले जुडिशरी उसके खिलाफ ये केस करे वो केस करे, पर 2-3 चीज़ों से आप देख सकते हो कि अंदर से जुडिशरी उसे सपोर्ट करे, नहीं कि उसके राज्य में जो विकास काम हो रहे हैं उस पर स्टे ऑर्डर आ रहे हैं। यदि जो लॉबी जुडिशरी को कंट्रोल करती है वो लॉबी यदि किसी मिनिस्टर को तोड़ना चाहती है तो उस मिनिस्टर के अंडर में जितने डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उसमें एक के बाद एक स्टे ऑर्डर आने शुरू हो जाए, यानी वो मिनिस्टर खत्म हो जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है मिनिस्टर को खत्म करने का। और दूसरा, मीडिया में उसको बदनाम कर सकते हैं बड़े पैमाने पे। तो वही आदमी स्ट्रॉन्ग लीडर बन के उभरेगा जिसे उस लॉबियों का समर्थन है, जो लॉबियां न्यायाधीशों को जेब में रख के घूमती है, या तो मीडिया को, टीवी चैनल को और अंग्रेजी अखबारों को जेब में रख के घूमती है।
तो इस तरह से आप स्ट्रॉन्ग लीडर का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहला खतरा यही आएगा कि जो आदमी मल्टीनेशनल कंपनियों का डोमिनेशन खत्म करना चाहता है उस आदमी को पब्लिसिटी मिल ही नहीं पाएगी। तो पहले राउंड में आपको एक कॉम्प्रोमाइज पर्सन ही मिलेगा, और वो कॉम्प्रोमाइज पर्सन आप सोचोगे कि चलो ये आदमी अभी कॉम्प्रोमाइज्ड है क्योंकि अभी ये कमजोर है, अभी उसको मीडिया की जरूरत है, अभी मल्टीनेशनल कंपनियों की जरूरत है, इसलिए इसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। लेकिन एक बार वो पावर में आ जाएगा तो वो सारे कॉम्प्रोमाइज कैंसिल करके देश के हित के लिए काम करना शुरू करेगा। पर ये जो लॉबियां है वो भी इतनी बेवकूफ नहीं है। मतलब आप मानो कि जो स्ट्रॉन्ग लीडर है वो इंटेलिजेंट है, वो बात ठीक है, स्ट्रॉन्ग लीडर है वो इंटेलिजेंट है, पर सामने जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो बेवकूफ नहीं है कि उसकी चाल को समझ ना सके और उसकी चाल को इतनी आसानी से सफल होने दे। तो वो किस तरह से अपने प्यादे रखती है कि जो स्ट्रॉन्ग लीडर का जो नेटवर्क है, क्योंकि एक आदमी तो काम नहीं कर सकता ना, ऐसा नहीं है कि एक आदमी पूरी की पूरी पार्टी चलाएगा सर से पांव तक, एक आदमी पूरी की पूरी गवर्नमेंट चलाएगा सर से पांव तक। तो स्ट्रॉन्ग आदमी के नेटवर्क में पहले बोलेंगे कि मेरे आदमियों को रखो तभी हम तुमको स्ट्रॉन्ग लीडर बनाएंगे। मतलब स्ट्रॉन्ग लीडर का प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट देंगे मीडिया में, स्ट्रॉन्ग लीडर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। यानी पहले उसका नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो जाए सर से पांव तक, उसके बाद ही वो प्रोजेक्शन पे आएगा। यानी प्रथम ग्रास से मक्षिका के बाद यूं समझो कि प्रथम ग्रास से उससे भी बड़ा जानवर अब घुस गया कि जो कॉम्प्रोमाइज नेटवर्क वाला लीडर होगा उसी को मीडिया स्ट्रॉन्ग लीडर की तरफ प्रोजेक्ट करेगा। तो ये दो चीजों की वजह से स्ट्रॉन्ग लीडर कंसेप्ट मुश्किल में आ जाएगा। तीसरा, मान लो 2014 में आप स्ट्रॉन्ग लीडर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो 2014 में यदि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चालू रहा तो मेरी संपूर्णतः मान्यता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो 100% कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें रिगिंग हो सकता है, नहीं हुआ है रिगिंग और हो रहा है रिगिंग। वो ठीक है, छोटे मोटे असेंबली के इलेक्शन में रिगिंग नहीं करेंगे, रिगिंग करेंगे तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में ही करेंगे। इसलिए असेंबली के इलेक्शन में रिगिंग न हुआ हो, क्योंकि जिसके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का रिमोट कंट्रोल है, कैसे रिमोट कंट्रोल के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को छेड़ा जा सकता है। आप यूट्यूब पे वीडियो देखें, हरिप्रसाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, हैदराबाद के एक इंजीनियर है, हार्डवेयर इंजीनियर हरिप्रसाद, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में रिमोट कंट्रोल सर्किट रख के उसको उसमें वोटिंग चेंज की जा सकती है। तो जिसके हाथ में ये रिमोट कंट्रोल है, स्ट्रॉन्ग लीडर के पास दो ऑप्शन बचेंगे, या तो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कैंसिल करा दे। वो कैंसिल करने का प्रयत्न अभी उसे करना पड़ेगा, लेकिन मुश्किल क्या है कि यदि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ बोलेगा तो हो सकता है कि अभी के अभी लॉबियां उसको खत्म कर दें। तो अभी उसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से उसने डिसाइड किया कि मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा, तो 2014 में उससे और भी बड़े कॉम्प्रोमाइज करवाने पड़ेंगे, क्योंकि वो लॉबियां बोलेगी कि भाई ये कॉम्प्रोमाइज करो, ये कॉम्प्रोमाइज करो, ये कॉम्प्रोमाइज करो, वरना जो 15-20% वोट हमारे हाथ में है रिमोट कंट्रोल के द्वारा, हम 15-20% वोट को इधर उधर कर सकते हैं, वो सारे वोट हम तुम्हारे खिलाफ डालेंगे या तुम्हारे आदमियों के खिलाफ डालेंगे। तो ये तीन फैक्टर जो है कि जुडिशरी बिकी हुई है हमारी, मीडिया 100% बिक चुका है, टीवी चैनल 100% नहीं तो 70-80% बिक चुके हैं, अधिकतर अंग्रेजी अखबार बिक चुके हैं, और जो रीजनल न्यूज़पेपर है उसमें भी बड़े पैमाने पे मल्टीनेशनल कंपनियों का इन्वेस्टमेंट है। आप बहुत सारे रीजनल न्यूज़पेपर देखेंगे जिसके फैमिली कंट्रोल्ड है, वो फैमिली कंट्रोल्ड है, वो अच्छे हैं क्योंकि कम से कम हमें पता तो है कि किसके कंट्रोल में है। लेकिन जो कॉर्पोरेट न्यूज़पेपर है, रीजनल हो या इंग्लिश हो, तो कॉर्पोरेट न्यूज़पेपर है, उसमें से तो बहुत सारा पैसा मॉरिशस की वो आया हुआ है। तो वो मॉरिशस का पैसा किसका हो सकता है? वो शरद पवार का भी हो सकता है, सोनिया गांधी का भी हो सकता है, रॉबर्ट वड्रा का भी हो सकता है, दाऊद इब्राहिम का भी हो सकता है, मल्टीनेशनल कंपनियों का भी हो सकता है, और सऊदी अरेबिया के जो इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट उनका भी हो सकता है। तो ये रीजनल न्यूज़पेपर तो उनके लिए काम करेंगे जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उस न्यूज़पेपर चेन में। तो वो मीडिया कॉम्प्रोमाइज्ड है, जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज स्ट्रॉन्ग लीडर से ही काम चलाना पड़ेगा राउंड 1 में। फिर आप ये उम्मीद रख के चलो कि वो कॉम्प्रोमाइज स्ट्रॉन्ग लीडर 100% देशभक्त हो जाएगा सेकंड राउंड में। वो आपकी प्लान हुआ, वो आपका विश लिस्ट हुआ, जो भी आप मानो, लेकिन फर्स्ट राउंड में आपको नॉन कॉम्प्रोमाइज लीडर, स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं मिलेगा।
तो फर्स्ट राउंड में आप यदि स्ट्रॉन्ग लीडर की स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे कि देश में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लीडर लाना है, देश में एक अच्छा डिक्टेटर लाना है, तो फर्स्ट राउंड में तो आप हार गए। फर्स्ट राउंड में तो वही लीडर आएगा जो मल्टीनेशनल कंपनियां चाहेगी, जो मिशनरी चाहेंगे। अब सेकंड राउंड में आप सोचोगे कि स्ट्रॉन्ग लीडर है वो पूरी बाजी पलट देगा, तो वो भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में मल्टीनेशनल कंपनियां और मिशनरी उनके नेटवर्क में इतने सारे आदमियों को, अपने आदमियों को रख देगी, अपने एजेंटों को, कि सेकंड राउंड में उसके लिए बाजी पलटना, पासा पलटना इतना आसान काम नहीं होगा। और अंत में एक तो जिसको बोलते हैं हुक्म का पत्ता, हुक्म का इक्का मल्टीनेशनल कंपनियों के पास है ही कि फिलहाल भारत के पास हथियार बनाने की फैक्ट्री इतनी है ही नहीं, सारे हथियार तो हमारे इंपोर्टेड है। तो यदि स्ट्रॉन्ग लीडर ने बाजी पलटने की कोशिश की, पासा पलटने की कोशिश की, तो उसको धमका सकते हैं कि भाई हम दूसरे दिन हथियारों का सप्लाई बंद कर देंगे। हथियारों का सप्लाई बंद कर दिया तो चीन और पाकिस्तान तुम पे आक्रमण कर देंगे मौका देख के, तो तुम क्या करोगे। तो इसकी वजह से सेकंड राउंड में भी स्ट्रॉन्ग लीडर को दब के काम करना पड़ेगा कि भाई कहीं मल्टीनेशनल कंपनियां हथियारों का सप्लाई ना रुकवा दे, कहीं मल्टीनेशनल कंपनियां सारी शेयर मार्केट से अपना फंडिंग ना खींच ले। शेयर मार्केट से फंडिंग खींच लिया तो भी बहुत सारे उद्योग टूट जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, इकोनॉमिक डेस्पेरिटी यानी हताशा, लोगों में एक तरह की हताशा आ जाएगी, स्ट्रॉन्ग लीडर की इमेज है वो मिट्टी में मिल जाएगी। यानी स्ट्रॉन्ग लीडर को इकोनॉमी चलाने के लिए पहले दिन, दूसरे दिन, पहले महीने, दूसरे महीने मल्टीनेशनल कंपनियों के इशारे पे काम चलना पड़ेगा। तो एक के बाद एक दलदल में आदमी घसता ही जाता है, वो सोचे कि वो दलदल में पांव पछाड़ने से वो ऊपर आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। और खास करके ये एक इंटेलिजेंट दलदल है। यदि दलदल तो एक प्राकृतिक चीज है तो शायद तुम उसमें से कोई रास्ता निकाल सकते हो, पर ये जो मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरियों का जो दलदल है वो इंटेलिजेंट दलदल है। जैसे तुम पांव पछाड़ोगे वो उसी हिसाब से अपना रूप बदलता जाएगा और तुमको ज्यादा से ज्यादा अंदर खींचता चला जाएगा। तो इसमें आपको यदि उदाहरण देखना हो तो आप पार्क चंग ही पे देख लीजिए, गूगल करिए साउथ कोरिया पार्क चंग ही, कि वो एक बहुत ही डेवोट बुद्धिस्ट था और उसी की नीतियों की वजह से आज साउथ कोरिया क्रिश्चियन कंट्री बन गया। और एक पॉइंट के आने के बाद साउथ कोरिया फिलीपींस की तरह तबाह हो जाएगा। अभी मल्टीनेशनल कंपनियों ने साउथ कोरिया को तबाह नहीं किया क्योंकि उन्हें साउथ कोरिया की जरूरत है नॉर्थ कोरिया और चीन के सामने लड़ने के लिए, लेकिन जिस दिन साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया और चीन खत्म हो जाएंगे उस दिन मल्टीनेशनल कंपनियां साउथ कोरिया को फिलीपींस जैसा कंगाल भूखा नंगा देश बना देगी। तो अब दूसरा रास्ता मैं जो प्रपोज कर रहा हूं देश की समस्याओं को सुधारने का, वो है डेमोक्रेटिक रास्ता, यानी कि आप राइट टू रिकॉल, ज्यूरी सिस्टम, इस तरह से कानून का प्रचार करें। अब आपको दोनों रास्ते करने हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कोई कहे कि भाई देश में डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, मैं कहूँगा चलो देश में डिक्टेटरशिप लानी है तो ठीक है, लेकिन क्या राइट टू रिकॉल डिक्टेटर नहीं होना चाहिए। अब राइट टू रिकॉल डिक्टेटर आपको लगेगा कि ये क्या बात हुई, डिक्टेटर है तो उसको रिकॉल कैसे किया जा सकता है। तो मैं इसका उपाय इस तरह से कहता हूं कि सारे राइट टू रिकॉल कानून निकाल दो, राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के। यानी कि प्राइम मिनिस्टर है वो एक एक ऑफिसर को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसको छूट है, लेकिन यदि पब्लिक को लगे कि ये प्राइम मिनिस्टर दब गया है या बिक गया है या कमजोर है, लड़ नहीं सकता, तो देश के लोग प्राइम मिनिस्टर को बदल सके। राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर का प्रोसीजर कोड मैंने 6.6 में दिया है, rahulmehta.com/301.htm सेक्शन 6.6 में, कि किस तरह से देश के लोग प्रधानमंत्री को बदल सकते हैं। तो अब आपको यह तय करना है कि भाई देश में स्ट्रॉन्ग लीडर आ गया, अच्छा प्रधानमंत्री आ गया, ईमानदार प्रधानमंत्री आ गया, वो मल्टीनेशनल कंपनियों से नहीं दबा, वो अंग्रेजी अखबारों से नहीं डरता, वो मिशनरियों से नहीं डरता, कुछ भी हो तो क्यों राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर का फिर विरोध क्यों कर रहा है। राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर की जो मैं प्रोसीजर प्रपोज किया है उसमें ऐसा नहीं है कि दो आदमियों ने बोला कि पीएम बदलो तो पीएम बदल जाएगा। जब मेजोरिटी बोलेगी कि इस पीएम को निकाल के दूसरे आदमी को पीएम बनाओ तभी पीएम चेंज होगा। तो यदि वो पीएम अच्छा है तो क्यों मेजोरिटी बोलेगी कि उसको निकालो और दूसरे को रखो, दूसरे को, उसमें पॉजिटिव रिकॉल है। राइट टू रिकॉल पीएम में मैंने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि पीएम को निकाल देंगे लोग। लोगों को यदि पीएम को निकालना है तो मेजोरिटी को किसी और व्यक्ति को अप्रूव करना पड़ेगा, स्वीकृति देनी पड़ेगी। पूरी प्रोसीजर मैंने इसमें एक्सप्लेन किया। तो इसके द्वारा ये सेफगार्ड क्या है कि हमने यदि स्ट्रॉन्ग लीडर बनाया तो चलो स्ट्रॉन्ग लीडर बना दिया, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग लीडर यदि कमजोर साबित होता है या बिका हुआ साबित होता है या तो इनएफिशिएंट प्रूव होता है या तो रॉन्ग पॉलिसी
यानी कि वो बिका हुआ नहीं है पर वो गलत पॉलिसी थोप रहा है, तो लोग उस पीएम को बदल सके। तो ये राइट टू रिकॉल पीएम, अब सवाल आता है कि वो अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, लेकिन राइट टू रिकॉल पीएम का विरोध करता है, तो क्वेश्चन आता है क्या वो अच्छा आदमी हुआ? भाई कोई व्यक्ति कहे कि मैं देश का पीएम बनना चाहता हूं तो वो अच्छी बात है, एम्बिशन कोई बुरी बात नहीं है, एम्बिशन हो वो अच्छी बात है, आखिर देश को भी तो पीएम चाहिए, ऐसा तो नहीं है यदि सब लोग बोलेंगे कि मुझे पीएम नहीं बनना है तो पीएम कौन बनेगा? तो कुर्सी तो खाली नहीं छोड़नी है। तो कोई कहे कि मुझे पीएम बनना है तो वो तो प्लस पॉइंट है, उसके समर्थक उसे पीएम बनाना चाहते हैं वो तो और भी प्लस पॉइंट है। कोई आदमी जिसके दो पांच समर्थक भी ना और वो पीएम बन जाए, उससे तो अच्छा है कि उस आदमी के करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ समर्थक है और वो आदमी पीएम बन रहा है, तो उस व्यक्ति के समर्थक उसे पीएम बनाना चाहता है वो भी अच्छी बात है। लेकिन ऐसा कैसा व्यक्ति है कि जो बोलता है कि देश के नागरिकों के पास राइट टू रिकॉल पीएम नहीं होना चाहिए? और ऐसे कैसे समर्थक है जो कहते हैं कि भाई इस आदमी को पीएम बनाओ? कोई भी व्यक्ति हो, नरेंद्र मोदी हो, नीतीश कुमार हो, मायावती हो, मनमोहन सिंह हो, सूर्यपंखा गांधी हो, सॉरी सोनिया गांधी हो, कोई भी आदमी कि भाई उसके समर्थक कहते हैं कि इसको पीएम बनाओ और राइट टू रिकॉल पीएम नहीं होना चाहिए। मुझे उनकी पहली बात से कम विरोध है, आपको पीएम बनाना है, अच्छे आदमी है, पीएम बनाइए, पर दूसरे स्टेटमेंट की भाई राइट टू रिकॉल पीएम का विरोध होना चाहिए, तो यहां मुझे डाउट आता है कि भाई तुम राइट टू रिकॉल पीएम की प्रोसीजर से इतने डरते क्यों? तुम्हारा आदमी, यदि तुम्हारा नेता अच्छा आदमी है, देश की मेजोरिटी का भला करने वाला है, तो क्यों मेजोरिटी उसे निकालेगी, उसे चालू रखेगी? राइट टू रिकॉल पीएम में मैं ऐसा तो नहीं कहा ना कि भाई आज चलो आज मुहूर्त अच्छा है पीएम को बदल दो, आज मंगलवार का दिन है पीएम को बदल दो, या आज का गुरुवार का दिन है चलो आज पीएम बदल दो। राइट टू रिकॉल पीएम में ऐसा नहीं है कि लोगों को रोज रोज पीएम बदलना है। राइट टू रिकॉल पीएम में यह है कि लोगों को लगा कि पीएम कमजोर है, या तो पीएम बिका हुआ है, या तो पीएम खुद करप्ट नहीं है लेकिन पीएम मल्टीनेशनल कंपनियों का एजेंट बन चुका है। जैसे मनमोहन सिंह है, मैं नहीं मानता कि वो खुद पैसा ले रहे हैं, लेकिन वो मल्टीनेशनल कंपनियों के एजेंट बन चुके हैं। तो ऐसे पीएम को भी निकाल देना चाहिए, जो भले खुद रिश्वत ना ले रहे हो लेकिन कंपनियों के एजेंट की तरह काम करते हो। तो राइट टू रिकॉल पीएम प्रोसीजर तब काम आती है जब लोग, देश के लोग किसी पीएम को निकाल के दूसरे व्यक्ति को पीएम बनाना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति स्ट्रॉन्ग लीडर के समर्थक है, मैं उनसे ये प्रश्न रखता हूं कि आप राइट टू रिकॉल पीएम प्रोसीजर से इतना घबराते क्यों हैं? या तो आपका लीडर राइट टू रिकॉल की पीएम की प्रोसीजर से क्यों घबराता है? मैं नहीं पूछता कि वो घबराता है नहीं, वो आप उनसे पूछ लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि भाई आपके लीडर है वो राइट टू रिकॉल के विरोधी है या समर्थक है, क्योंकि सारे लीडर विरोधी भी नहीं है, सारे समर्थक भी नहीं है। वो तो आपको हर एक लीडर से इंडिविजुअली पूछना पड़ेगा कि भाई क्या आप पीएम बनोगे तो क्या राइट टू रिकॉल पीएम का गैजेट नोटिफिकेशन छापोगे? यदि वो हाँ बोलते हैं तो दूसरा प्रश्न उनसे पूछो कि भाई आज आप राइट टू रिकॉल सीएम का गैजेट नोटिफिकेशन छापने को तैयार हो? यदि वो हाँ बोलते हैं तो तीसरा प्रश्न पूछो कि चलो छाप दो, या तो डिमांड रखो पब्लिक के सामने कि भाई पब्लिक के पास राइट टू रिकॉल पीएम या राइट टू रिकॉल सीएम होना चाहिए। तो इस तरह से ये बात आपको पता लगाना पड़ेगा कि भाई जो स्ट्रॉन्ग लीडर के समर्थक है वो राइट टू रिकॉल स्ट्रॉन्ग लीडर में मानते हैं, यानी नहीं राइट टू रिकॉल पीएम में या राइट टू रिकॉल सीएम में, और उनके जो फेवरेट नेता है, फिर वो कोई भी हो, सुब्रमण्यम स्वामी हो या नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी हो या मायावती हो या जो भी हो, उनको पूछिए कि भाई उनके नेता राइट टू रिकॉल पीएम में मानते हैं, राइट टू रिकॉल सीएम में मानते हैं, और उनसे जवाब लेके फिर आप अपने फेसबुक के स्टेटस पे पोस्ट कर सकते हैं कि भाई मैंने ये सवाल पूछा और ये जवाब आया, और या तो ये सवाल पूछा और अभी तक जवाब नहीं आया। जो भी आप फेसबुक के स्टेटस पे डाल दीजिए ताकि और लोगों को भी पता चले कि राइट टू रिकॉल पीएम के बारे में उनकी क्या मान्यता है। तो इससे मैं समापन करूंगा कि यदि कोई स्ट्रॉन्ग आदमी या वीक आदमी पीएम बन जाता है और देश के पास यदि राइट टू रिकॉल पीएम नहीं है, तो पूरी शक्यता है कि वो देश है वो दलदल में धंस जाएगा। कैसे? कि वो स्ट्रॉन्ग आदमी है, उसे मल्टीनेशनल कंपनियां, मिशनरियां दबा देंगे। कैसे दबा देंगे? इस तरह से दबा सकते हैं कि भाई देखो आपके देश में हथियार बनाने की फैक्ट्रियां तो है नहीं, हथियार तो सारे हम बेचते हैं, हम जैसा कहते हैं वैसा करो वरना कल हम हथियार भेजना बंद कर देंगे, चीन और पाकिस्तान तुम्हारे देश को तबाह कर देंगे, इसलिए चुपचाप हम जैसा बोलते हैं वैसा करो। हम अखबारों में छापते रहेंगे कि आप स्ट्रॉन्ग लीडर हो, आप इंडिपेंडेंट लीडर हो, जो चाहो आप छाप देंगे, पर करना तो वही होगा जो हम तुम्हें कहेंगे।
और दूसरा कि उसी आदमी को स्ट्रॉन्ग लीडर का बनाएंगे जो कि आदमी पहले से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो, फिर भले उसके इरादे नेक हो, उसके इरादे नेक हो सकते कि आज मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, कल बाजी पलट दूंगा, लेकिन सामने मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरी इतने कमजोर आदमी नहीं है कि आपको बाजी पलटने का मौका भी दे या इतनी शक्ति आप में रहने दे कि आप दूसरे दिन बाजी पलट सको। वो पहले राउंड में शक्ति इतनी कम कर देंगे कि दूसरे राउंड में उसे बाजी पलटने का मौका नहीं मिलेगा। तो उसके बाद स्ट्रॉन्ग लीडर कितना भी अच्छा हो, आप इमरजेंसी का स्टडी कीजिए। इंदिरा गांधी, देवी इंदिरा अम्मा एकदम नेक इंसान थी। उन्होंने भारत के हित में जितना काम किया किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। लाल बहादुर शास्त्री ने किया, लेकिन उन्हें समय कम मिला। मतलब उनका टाइम पीरियड देखो तो 2 साल में जितना उन्होंने किया उतना देवी अम्मा ने नहीं किया, पर टोटल क्वांटम निकालो तो देवी इंदिरा अम्मा ने ज्यादा हित किया है कि पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। और उनकी योजना थी कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े कर दिया जाए और पीओके इंडिया में आ जाएगा जब पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो जाएंगे, और 4 टुकड़े 100, 200, 300 साल तक अंदर अंदर लड़ते रहेंगे और हिंदुस्तान को कोई समस्या नहीं देंगे। इसी तरह से बांग्लादेश के भी 4 टुकड़े करने थे, जो उत्तरी हिस्सा है वो भारत के साथ मिक्स हो जाता या तो एक फ्रेंडली कंट्री बन जाता। वो योजना क्यों पार नहीं हुई? क्योंकि भारत की सेना रशिया की हथियारों पे आधारित थी, इसलिए रशिया ने मना कर दिया कि आप ये काम नहीं कर सकते। इसलिए फिर देवी इंदिरा अम्मा ने भारत के अंदर हथियार बनाने की फैक्ट्रियां डाली, भारत में परमाणु हथियारों का विकास किया। वो 100% पेट्रियोटिक काम था। आप कोई कहो कि भाई इंदिरा गांधी, देवी इंदिरा अम्मा केजीबी के एजेंट थे, अरे भाई कोई आदमी विदेशियों का एजेंट होगा तो वो परमाणु शक्ति हथियार थोड़ा विकास करेगा। तो उन्होंने परमाणु हथियारों का विकास किया। फिर बैंकों का नेशनलाइजेशन। आप कैपिटलिज्म में भी मानते हो, मैं भी कैपिटलिज्म में मानता हूं, पर बैंकों का नेशनलाइजेशन वो एक अच्छा स्टेप था, वरना हमारे देश में अमेरिका से भी ज्यादा खतरनाक क्राइसिस आ गई होती। अमेरिका में तो कम से कम करप्शन कम है, इसलिए बैंकिंग क्राइसिस है वो कंट्रोल में रही। हमारे यहाँ तो एक तो बैंकिंग सिस्टम पूरा सर से पांव तक फ्लॉड है, वो एक पूरा अलग कंसेप्ट हो जाता है, क्रिएटिंग मनी आउट ऑफ थिन एयर। उसके बारे में मेरा अलग वीडियो आएगा कि कैसे बैंकिंग सिस्टम 100% फ्लॉड है। लेकिन बैंकिंग सिस्टम यदि फ्लॉड है तो 2 ऑप्शन कंट्री के पास है कि गवर्नमेंट के अंडर रखा जाए या प्राइवेट के अंदर। तो प्राइवेट में तो सर से पांव तक खराब हो जाएगी सिस्टम। तो देवी अम्मा ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, राजाओं की शक्ति खत्म की, जमींदारों की शक्ति खत्म की। ये साफ बताता है कि उनके इरादे नेक थे। लेकिन उन्होंने डेमोक्रेसी को स्वीकार नहीं किया, और आप देखो कि वो कैसे दलदल में फंस गई कि डेमोक्रेसी में स्वीकार नहीं किया उसने। इसलिए CIA जैसी संस्थाओं ने जजों को पैसा देकर उनके खिलाफ जजमेंट निकलवा दिए, मीडिया को पैसा दिया। मीडिया ने ऐसा प्रोपागंडा किया कि कहीं कांस्टेबल किसी को चाटा मारता है या किसी का मर्डर करता है तो दोष इंदिरा गांधी का। 1975 का माहौल ऐसा बना दिया था उस समय ये पेड मीडिया ने कि कांस्टेबल से लेके कलेक्टर से लेके MP MLA मिनिस्टर, कोई भी आदमी गलत काम करता है तो दोष डालो सीधा देवी इंदिरा अम्मा के ऊपर। यानी इंदिरा अम्मा इतनी बदनाम हो गई कि जो भी पब्लिक एंकर था, यूथ में जो एंकर था, अलग अलग सेक्शन में, पूरा देवी अम्मा के खिलाफ चैनलाइज हो गया और सारी मुसीबतें उनके खिलाफ आ गई। और फिर जज को पैसा देके एक जजमेंट निकलवा लिया कि भाई इंदिरा गांधी है वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। तो इस तरह से जब अब उन्होंने यदि डेमोक्रेटिक रास्ता लिया होता कि भाई राइट टू रिकॉल जज, तो लोग उस हाईकोर्ट के जज को नौकरी से निकाल देते कि ये क्या बेहुदा जजमेंट दिया कि इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी ने 2 दिन उससे 2-4 दिन की टेक्निकल गलती हो गई, अब सीधा बोल रहे हो कि इंदिरा गांधी की गलती है। फिर इसी तरह से राइट टू रिकॉल आकाशवाणी चेयरमैन, उस समय दूरदर्शन नहीं था पर उस समय रेडियो आज के दूरदर्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मीडिया था। तो ये राइट टू रिकॉल ला दिया होता तो एक पूरा अलग तरह के समाचार आते, इंडिपेंडेंट न्यूज आते कि भाई इतनी इतनी गलतियां जो हो रही है, कांस्टेबल की गलतियां, कल तो उसमें इंदिरा अम्मा का कोई दोष नहीं है। राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर डाल दिया होता तो जहां भी पुलिस की गड़बड़ी है लोग उस पुलिस कमिश्नर को निकाल दे, तो इंदिरा गांधी को दोष देने का सवाल ही नहीं उठता। तो डेमोक्रेटिक स्टेप यदि लिए होते तो ये सारी क्राइसिस टल जाती और वो जो उनका नेशनल एजेंडा था पाकिस्तान के 5 टुकड़े करने का, बांग्लादेश के 4 टुकड़े करने का, उसमें भी वो सफल हो जाती। लेकिन उन्होंने डिक्टेटोरियल अप्रोच लिया कि पूरा पावर अपने हाथ में ले लो। पूरा पावर तो संभाल नहीं सकते, आदमी के दिन में तो 24 घंटे होते ना। मैं आप सारे स्ट्रॉन्ग लीडर में मानने वालों को एक बात गौर करने को कहूंगा कि आप एक बात को स्वीकार कर लो कि आपके नेता के दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, तो ये आपकी 90% गलत फहमी दूर हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग लीडर है वो देश को ठीक कर पाएगा, ये विश्वास मैं आपका
2 मिनट में भंग हो जाएगा यदि आप ये एक्सेप्ट कर लो कि 24 घंटे में आप आदमी कितना काम कर सकता है। तो उन्होंने पावर डेलीगेट करना शुरू किया। तो अब विश्वास किस पे करे, तो उन्होंने जो दोस्त थे उसके बचपन के सिद्धार्थ शक्कर रे और जो दूसरे नेता थे उनको डेलीगेट करना शुरू किया। तो उन्होंने बड़े पैमाने पे दमन किया। संजय गांधी को डेलीगेट किया, क्योंकि अंत में जब भरोसा करना हो तो फैमिली मेंबर पे आदमी जाता है, या तो क्लोज फ्रेंड और फैमिली मेंबर। तो उन्होंने विम्सिकल आइडिया, संजय गांधी भी करप्ट नहीं था पर विम्सिकल आइडिया कि भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाना है, अच्छी बात है, लेकिन कंट्रोल में लाने सबको टारगेट दे दिया अधिकारियों को कि भाई इंस्पेक्टर को बोला कि तू 50 ऑपरेशन नहीं कराएगा वैसेक्टोमी के तो तेरे को नौकरी से निकाल देंगे। तो अब वो इंस्पेक्टर है वो भी हावी हो गया। तो जो भी आदमी आया उसके चपेट में, फिर वो जेब कतरा हो या कोई बड़ा क्रिमिनल हो या क्रिमिनल ना भी हो, उसको वो डरा के धमकाता था कि तू ऑपरेशन करा ले वरना मैं तेरे को 6, 8, 10 महीने के लिए, साल 2 साल के लिए अंदर कर दूंगा। तो उसकी वजह से पूरा जो पॉपुलेशन कंट्रोल का एक जो तमीज से इंप्लीमेंट करना चाहिए था उसके बजाय दमन से इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया। और पूरा ब्लेम किस पे आया? टॉप लीडर पे, क्योंकि जो अच्छा काम होगा उसका श्रेय भी जब टॉप लीडर को मिलेगा। इस तरह की सिस्टम रखोगे तो जहां भी कहीं गलती होगी उसका ब्लेम भी टॉप लीडर पे जाएगा। और देवी इंदिरा अम्मा इतनी बदनाम हो गई, इलेक्शन हार गई, उसके बाद उन्होंने अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश की, लेकिन जो उनका डिक्टेटोरियल माइंडसेट था वो कभी नहीं गया। उन्होंने कभी डेमोक्रेसी स्थापना करने की कोशिश नहीं की, जूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल, और वो उसी दलदल में धंस गए। देवी इंदिरा अम्मा का एक्सपीरियंस है वो प्रूव करता है कि कितना भी नेक और मजबूत नेता क्यों ना हो, यदि वो डेमोक्रेटिक तरीके नहीं अपनाएगा, राइट टू रिकॉल, ट्रू डेमोक्रेसी, फिर मैं ये सब नहीं ढकोसले की बात नहीं करता कि सिर्फ इलेक्शन हो, राइट टू रिकॉल ना हो, जुडिशरी हो लेकिन जूरी सिस्टम ना हो, वो सब दिखावा है, वो ढकोसला है, वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो ट्रू डेमोक्रेटिक रास्ता यदि नहीं लेता वो स्ट्रांग लीडर, तो वो असफल रहेगा, देश को कमजोर बनाएगा, खुद भी बदनाम हो जाएगा और देश को ऊपर नहीं ला पाएगा। और इसमें आप समर्थकों को डिसाइड करना है। यदि आपने समर्थकों ने दबाव डाला कि नहीं राइट टू रिकॉल होना चाहिए, जूरी सिस्टम होनी चाहिए, तो आपका नेता है वो राइट टू रिकॉल, जूरी सिस्टम लाने का प्रयत्न करेगा। और यदि आपने स्ट्रांग लीडर में अंधभक्ति दिखानी शुरू की कि नहीं आप जो भी बोलो ठीक है, हम आपका कभी विरोध नहीं करेंगे, हम आपको कभी नहीं कहेंगे कि ये कानून पास करो, ये कानून पास करो, कभी हम अच्छे कानून पास करने की डिमांड नहीं रखेंगे, तो जो लॉबियां उस पर सवार है, जो मीडिया उस पर सवार है, जो लॉबियां उसके पास एक के बाद एक गलत कानून पास कराती रहेगी, अच्छे कानून कभी लाने नहीं देगी, तो वो दलदल में और भी गहरा घसता जाएगा। तो अंत में स्ट्रांग लीडर है वो देश को सुधार पाएगा नहीं, वो इस पर डिपेंड करेगा कि वो स्ट्रांग लीडर डेमोक्रेटिक कानून लाता है या नहीं, राइट टू रिकॉल, जूरी सिस्टम, MRCM वगैरह। यदि स्ट्रांग लीडर डिक्टेटोरियल कानून ही लाता है कि हर जगह उसके आदमी अपॉइंटमेंट करेंगे, वो अपॉइंटमेंट करेगा, तो वो दलदल में धंसता जाएगा और अंत में देश है वो पूरा मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरियों के हाथ में आ जाएगा, जैसे साउथ कोरिया का हुआ। तो एक बार 2 एक्सपीरियंस आप गूगल कीजिए, देवी इंदिरा अम्मा और दूसरा पार्क चंग-ही, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि स्ट्रांग लीडर विथ नो डेमोक्रेसी वो एक बहुत ही घातक कंसेप्ट है। डेमोक्रेसी आएगी तो अपने आप स्ट्रांग लीडर आएगा। जितने भी आप डेमोक्रेसी देख लीजिए, अमेरिका की डेमोक्रेसी ने थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे सैकड़ों स्ट्रांग लीडर पैदा किए। जब जब जरूरत आई तब उन्होंने सुपर स्ट्रांग लीडर पैदा किए, जैसे जॉर्ज बुश। अच्छा बुरा वो अलग बात है, भारत के लिए अच्छा नहीं है लेकिन अमेरिका के लिए तो अच्छा साबित हुआ। तो जब जब डेमोक्रेसी को जरूरत पड़ती है वो स्ट्रांग लीडर तो क्या सुपर स्ट्रांग लीडर खड़े कर देती है, और वो स्ट्रांग लीडर से ज्यादा इफेक्टिव, स्ट्रांग लीडर विद नो डेमोक्रेसी उससे ज्यादा इफेक्टिव साबित होता है। तो अंत में फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा, पार्क चंग-ही, इस पे आप गूगल कीजिए, आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। धन्यवाद।